वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से खुदा के हुजूर नीयत की कबूलियत है, पैसे की या सरमाए की नुमाइश की कबूलियत नहीं है। जी हाँ, इन्फाक फी सबिल्लाह की सबसे बड़ी अहमियत है। और वो जो सूफिया जो एक हज का वाक़या बयान करते हैं, कोई नेशापुर का एक मोची था, तो उस मोची किसी ने वहाँ आवाज़ सुनी कि एक मोची के बदले सबका हज कबूल हो गया। तो वो जब वापस आया, उसको ढूंढता ढूंढता वो जो साहिब नज़र आदमी था, तो उसने कहा कि तुम्हारी वजह से हज को, उसने मैं तो हज गया ही नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा हुआ ये था कि मैंने पैसे जमा किए थे, तो साथ में अचानक मैंने रात को कोई एक खड़खड़ाहट सुनी, तो देखा कि मेरे घर के जो टुकड़े बचे हुए थे, मेरी पड़ोसन वो टुकड़े इकट्ठे करके बच्चों के लिए ले जा रही थी। तो उसने कहा कि 3 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, तो मैंने सारे पैसे उसको दे दिए। अल्लाह ने उसके बदले सारे लोगों का हज कबूल कर लिया। अब ये पैगाम अगर लोगों तक पहुंच जाए असल कि कितना छोटा सा जज्बा जो है, छोटा सा एक काम जो है, बिल्कुल उसकी कबूलियत का क्या मकाम है, तो मेरे ख्याल आज को ईद का कपड़े ना सिलवाता कम से कम इस वक्त जाके, और कहता कि ये कपड़े वहां दे। इसके लिए किसी दरखास्त की जरूरत नहीं है, ये तो अंदर से फूटनी चाहिए हमें कि हम अपने साथी बहन भाई जो हैं उन तक पहुंचे। जी जी हाँ जी। तो बहरहाल यही मेरा ख्याल है। मुजीब अहमद लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम मुजीब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुजीब, ये जो कोयटा में जो बना था, लोग आके ठहरे थे, अब जाहिर बात है कोयटा में मैं तो इतना अरसा रहा हूं, ये तो इतना शदीद सर्द मौसम वहां होता है कि उंगली बाहर नहीं निकालते, और ये सारे के सारे वो जो वेस्टर्न बाईपास पे ऊपर पड़े हुए थे, क्या हाल है इनका इस वक्त? और ये इस वक्त पोजीशन ये है, जो ईस्टर्न बाईपास पे बने हुए थे कैंप्स, वो तो एक एक करके तकरीबन सारे खाली हो चुके हैं, और जो कुछ लोग बच गए थे वो अब ये सरियाब में लिंक बादिनी कैंप में है, जिसे एफसी चला रही है, और इनकी तादाद भी बहुत कम है। अब चूंकि वतन कार्ड के जरिए रकूम की तकसीम जाफराबाद में शुरू हुई है, तो इन लोगों ने भी जाना शुरू कर दिया है, और ईद तक या ईद के दिन या उसके बाद तक ये लोग सारे पहुंच चुके होंगे वहां पे, और इनको रकूम मिलनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जाफराबाद में तो ना घर रह गया ना कुछ और, वहां कहाँ जाएंगे? वहां फिर जाकर टेंटों में रहेंगे? जी बिल्कुल। अब जो लोग यहाँ से गए थे ईस्टर्न बाईपास से, उनकी ताज़ा तरीन पोजीशन ये है कि उनके मकानात तो गिर चुके थे, वो यहाँ से टेंट्स वगैरह लेके गए थे, वो ही टेंट लगा के अपने प्लाटों पे बैठे हैं, और इस उम्मीद पे हैं कि हुकूमत की जानिब से कब उन्हें पैसे मिलेंगे और कब वो तामीरात शुरू करेंगे। अब चूंकि वतन कार्ड के जरिए 20,000 की उन्हें मिलने लगी है, तो इससे तो उनका बस खाने पीने का ही गुजारा होगा, लेकिन आगे जब उनको पैसे मिलेंगे, जब तक वो खुले आसमान तले उसी तरह टेंटों में ही रहेंगे। लेकिन ये जाफराबाद में वो सारे का सारा वो भागटेल का इलाका सारा, ये तो जरी इलाका था, वो भी अब तबाह हो गया। इनका तो कोई और जरिया माश नहीं, ये तो ना इनका कोई गला बानी वाला चक्कर है, वो भी पहाड़ों का इलाका तो है नहीं, तो कोई भी नहीं होगा इस वक्त ऐसा कि जो इनकी मदद को आ रहा हो। इस वक्त एक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है FAO, उसने अपना काम शुरू किया है इन इलाकों में, और जो छोटे काश्तकार हैं जो बिल्कुल तबाह हो गए थे, उनकी जमीन को रिकवर करने में, उसकी बेहतरी लाने में, उसके साथ बीज और खाद में वो किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि वो आगे चल के अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और जो ग़िज़ाई बुहरान बलोचिस्तान में पैदा होने का खदशा है, उस पर किसी हद तक काबू पाया जा रहा है। मैं मुजीब आपकी तरफ वापस आता हूं। मेरा ख्याल है हम अपने नाज़रीन को बता दें कि मुजीब हमारे आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं कोयटा में, और उन्होंने सैलाब के जब शिद्दत थी वहां कोयटा के खास तौर से इलाकों में, तो उस वक्त उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वहां से की थी। मुजीब, आप मुझे आखिरी बात ये बताइए कि जो कैफियतें आपने देखी थी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के हवाले से, इस वक्त बलोचिस्तान में और कोयटा के इर्द गिर्द कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है? कोयटा में जो रिलीफ चल रही थी, वो यहाँ पे एक NGO और फ्रंटियर कोर के ज़ेर एहतमाम थी। कुछ कैंप्स हुकूमत ने लगाए थे जिसमें सहूलियात नाकाफी थी, लेकिन फिर भी लोगों को जिंदा रखने के लिए वो सहूलियात बहुत थी, और वो लोग यहाँ पे जैसे तैसे गुजारा करके अब अपने इलाकों में चले गए। अब जो पोजीशन की तरफ से ऐलान किया गया कि वो इमदाद कर रहे हैं, लेकिन अमलन देखने यही है कि जो थोड़ी बहुत इमदाद उन तक पहुंच रही है, वो कुछ NGO, पाकिस्तान आर्मी के जरिए या फ्रंटियर कोर के जरिए, हुकूमत की जानिब से वो एफर्ट्स नहीं थी जो होनी चाहिए थी, और इसके लिए हुकूमत ने जवाब दिया था कि उन्हें वफाक से फंड ही नहीं मिल रहे, और उनके तरक्याती फंड भी रोके जा चुके हैं। ऐसे हालात में वो किस तरह मदद कर सकते हैं लोगों को? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और यह देखें, दुख तकलीफ जहां भी हो, इलाका कोई भी हो, नहीं, बलूचिस्तान में तो गुर्बत का सर आलम यह है कि वहां पर ये जिस जगह सैलाब है, ये वाहिद इलाका था कि जो एग्रीकल्चर इलाका है,
ورنہ وہ سارے گلہ بانی کرتے ہیں، یا اوپر چھوٹے موٹے باغات ہیں وہ بھی پہاڑوں کے دامن کے اندر، نصیرآباد کا علاقہ اور یہ کچی کنال اور وہ سارا اس علاقے میں وہ سیلاب ہے. اس کی سیلاب کی تو اپنی کہانی ہے نا، کیسے آیا. اس اللہ جمالی صاحب بیچارے رو رو کے چیخ چیخ کے تھک گئے کہ ہمارا حالت کیسے خراب کی گئی. آ گیا. اب جب آ گیا ہے تو وہ لوگ آپ سوچیں کہ وہاں سے نکلے ہیں گرم علاقے کے لوگ، اور وہاں سے پورا بولان پاس کراس کرتے ہوئے کوئٹہ میں گئے ہیں کہ شاید ان کی کوئی مدد ہو سکے. اب کوئٹہ میں سردی میں تو رہ نہیں سکتے، زندگی بھر کبھی انہوں نے سردی. اب ان کو پھر واپس کھینچا گیا ہے کہ آؤ تمہیں کارڈ دیں. اب وہ کارڈ کی لائن میں لگیں گے. اللہ کرے کہ وہاں بھی کارڈ حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت کا وہ حال نہ ہو جو ہم نے دیگر علاقوں میں دیکھا ہے. تو کارڈ وہاں کارڈ کی لائن میں لگیں گے، وہ دھکے کھائیں گے، اور پھر وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے سکھر سے آگے کو کراس کرتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی تک کی صورتحال ہے، جہاں تک ایکسیسیبلٹی ہو وہیں تک ہم جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جاتے. بلوچستان میں خود جس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جس طرح کے معاملات ہیں، اس میں باہر سے این جی او بہت کم وہاں پہنچتی ہے. اس میں تو میری درخواست بلوچ بھائیوں سے بھی یہ ہے کہ جو ان کی این جی او مدد کرنے کے لیے ہے، ان کی پروٹیکشن کو وہ خود کے ہم انشور کرتے ہیں، کیونکہ ان کی مدد کرنے کے لیے. بلوچستان میں بھی جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو سپلیمنٹ کر سکیں. جی بالکل کر سکتے. ہمارا پوزیشن کریڈیبلٹی کی یہ ہو گئی ہے، ایسے حالت میں اگر آپ ویلفیئر کا کام کریں گے تو کریڈیبل اور ہوں گے. یہ گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے اس حوالے سے، لیکن وقت کی قید ہے، مجبوری ہے. ناظرین، آپ نے پروگرام سنا. ہم نے کوشش کی کہ اپنے ان بہن بھائیوں بزرگوں کو جو اس وقت مصیبت کی گھڑی میں گرفتار ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دلاسا دے سکتے ہیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم قوم سے درخواست کر سکتے ہیں کہ خدا را ان کی مدد کے لیے پہنچے. کل جو بھی اپنے اپنے علاقوں میں سے وہاں جائیں گے، ان کی دل افزائی ہوگی، ان کی دلبری کی خاطر آپ وہاں جائیے. ہر سال مری، سوات، عید کی چھٹیوں میں جانے کی بجائے آپ اپنے اخراجات کو ترک کر دیجئے. وہ پیسے یا تو ان کی ویلفیئر کے لیے بھیج دیجئے، اور یا خدا را ان تک خود پہنچیے تاکہ ان کے بھی دل بہل جائے. کیونکہ یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ قوم ابھی مردہ قوم نہیں ہے، یہ ان کی دلبری کے لیے ان تک پہنچے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.